हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 फिजिक्स साइंस का। साइंस में अभी हम प्रैक्टिस सेट के हिसाब से करेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट रहेंगे आपके। हर चैप्टर के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे। अभी हम फिजिक्स कर रहे हैं। फिजिक्स के बाद फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे। तो फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट पहला आज करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1 का। भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन, सी। ऑप्शन सी, न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं अब हम उन सभी को देख लेंगे। मैक्सवेल ने क्या दिया था? मैक्सवेल किससे रिलेटेड है? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। क्या दिया था मैक्सवेल ने? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ये दिया था मैक्सवेल ने। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो थे आपेक्षिकता के सिद्धांत से रिलेटेड थे। आपेक्षिकता का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है? आपेक्षिकता सिद्धांत ये होता है E बराबर mc², आपने सुना भी होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन ने और क्या दिया है? न्यूटन ने दिया है गति के नियम न्यूटन ने दिए हैं। और क्या दिया है न्यूटन ने? न्यूटन ने दिया है गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जो होता है जी की वैल्यू कितनी बताई थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बताई थी गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू। और देखते हैं, और क्या देख सकते हैं इसमें हम? और देख सकते हैं हम गैलीलियो ने किसका नियम दिया था? गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। तो जड़त्व का नियम पूछे किसने दिया था? जड़त्व का नियम वो दिया था आपका गैलीलियो। साथ के साथ चीज़ों को आप नोट करते चलिए। और रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जब फिजिक्स के जनक तो न्यूटन हैं, तो रसायन विज्ञान के जनक और जीव विज्ञान के जनक ये भी हमें पता होना चाहिए। तो रसायन विज्ञान के जनक, रसायन के और जीव विज्ञान के दोनों के जनक भी हमें यहाँ पता होना चाहिए। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक हैं एंटोनी लावाइजियर। और जीव विज्ञान के हैं अरिस्टोटल, यानी अरिस्टोटल, जिन्हें कहते हैं अरस्तु कहते हैं जिन्हें। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम एक चीज़ और देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? तथा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज आ जाए तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज की थी आपकी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या लगाएंगे? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? ईंट पर नाच। ये तीनों की खोजों की शॉर्ट ट्रिक होती है ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन की खोज, ट से थॉमसन ने, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक ने। लेकिन प्रोटॉन की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने करके गोल्डस्टीन ने की थी। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तब हम रदरफोर्ड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ देखना चाहें तो जैसे रमन प्रभाव है, रमन इफेक्ट, इसकी खोज किसने की थी? सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन आवेश निर्धारण किसने किया था? ये किया था मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया था। और यहीं देखें मेसोन कण की खोज किसने की थी? मेसोन कण की खोज की थी आपके एच युकावा ने मेसोन कण की खोज की थी।
और आपका गॉड पार्टिकल की खोज, गॉड पार्टिकल की खोज, गॉड पार्टिकल, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पेपर में, तो इन्हें इग्नोर करने की कोशिश ना करें। गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? पीटर हिग्स। पीटर हिग्स ने की थी गॉड पार्टिकल की खोज। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ये आप सभी को पता होगा, कोपर्निकस ने दिया था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष राशि मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो राशि है वो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आप सभी जानते हो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। तो यहाँ हम देखेंगे जितने भी मात्रक होते हैं उन सभी को देखेंगे। यहाँ पे यहाँ तो प्रकाश वर्ष बता रखा है दूरी का मात्रक है, लेकिन हमारे मात्रक कितने होते हैं? जो हमारे मूल मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं? मूल मात्रक होते हैं हमारे 7। मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक होते हैं हमारे 7। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा लंबाई, लंबाई होता है। दूसरा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है एक होता है हमारा समय, ये मूल मात्रक होते हैं समय। एक होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। एक होता है ताप, और एक होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और एक होता है हमारा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं, जिनकी इकाइयाँ क्या क्या होती हैं? लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर। तापमान को केल्विन। तो तापमान की जो केल्विन इकाई है वो SI इकाई केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस SI नहीं होती है तापमान की। ज्योति तीव्रता का कैंडला CD। और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, मोल, MOL। ये आपके 7 मूल मात्रक हो गए। ठीक है दोस्तों, 7 को आप नोट कर लेना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर आप सभी को पता है 10⁵ डायन होता है। तो ये 105 डायन नहीं, 10⁵ डायन 1 न्यूटन बराबर होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन होता है वेट का, WEIGHT, वेट। वेट का मात्रक होता है न्यूटन, भार, भार का। और किलोग्राम जो होता है, जो किलोग्राम मात्रक होता है आपका, वो द्रव्यमान का होता है। मूल मात्रक में भी हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे और चीज़ें अगर हम एक्स्ट्रा देखना चाहें कुछ, तो जैसे 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। ठीक है, 1 बार बराबर कितना होता है? जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। अगर यहाँ पूछ लिया जाए 1 फैदम, फैदम में कितना होता है? 1 फैदम में होता है 6 मीटर। और यहीं एक बैरल का पूछ लिया जाए, अगर एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में होता है 159 लीटर, एक बैरल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त राशि होती है। संवेग, संवेग क्या होता है? पहले संवेग को देखते हैं। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। इसे किसके अनुपात से? वेग के अनुपात से देखना है हमें, वेग के अनुपात से। तो वेग से वेग कट जाएगा, बचा क्या? द्रव्यमान। तो ऑप्शन ए द्रव्यमान करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल बताने हैं कितने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये जो ऊपर वाला दे रखा है 1.91 इंटू 10⁻31, इसमें 1.91 नहीं होगा, सॉरी 9.1 इंटू 10⁻31। इससे हमें पता चल रहा था कुछ कि हाँ -31 हमने कुछ पढ़ा है। तो ये क्या होता है? ये होता है मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ऐसे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये सब किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है। ये हो गया आपका प्रोटॉन का मास हो गया। न्यूट्रॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये न्यूट्रॉन का मास होता है। ये इसमें ये 6 हो गया, 6-7 हो गया, तो ये 6-2 हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास से। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। अब दूरी के मात्रकों के बारे में जानते हैं, कौन कौन से होते हैं। दूरी के मात्रक, बड़े जो मात्रक जिनमें दूरियां मापी जाती हैं वो 3 मात्रक हैं। कौन कौन से, एक तो पारसेक हो गया आपका, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा आपका प्रकाश वर्ष हो गया, प्रकाश वर्ष, और तीसरा हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। तो एक पारसेक का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है एक पारसेक की, वो कितनी होती है। एक पारसेक की जो वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होती है एक पारसेक की वैल्यू। वहीं एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻16 होता है, 10⁻15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, सबसे बड़ी पारसेक, पारसेक से छोटी प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, पारसेक और प्रकाश वर्ष जो हैं, इन दोनों में एक रिलेशन पाया जाता है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है एक पारसेक बराबर अगर हम देखेंगे तो 3.26 या 28 जो भी लमसम ऑप्शन में मिल जाए वो प्रकाश वर्ष होते हैं। इतने प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। दोस्तों क्लियर है यहाँ से, देखो दोबारा से देखते हैं इसी चीज़ को। देखो पारसेक सबसे बड़ा मात्रक होता है, पारसेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। वहीं प्रकाश वर्ष दूसरा, प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटा होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कह रहा है हमसे 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, यानी 1 किलोवाट जो आवर होते हैं उसमें कितने जूल होते हैं। तो आप सभी को पता होगा ये, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं, तो ये 10⁻6 है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थों को किस भौतिक राशि में मापा जाता है। पूछ रहा है खाद्य पदार्थों को किस भौतिक राशि में मापा जाता है। सभी को पता है कैलोरी, कैलोरी में खाद्य पदार्थों को मापा जाता है। तो डेसिबल को, डेसिबल में क्या मापा जाता है, डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। वहीं केल्विन में, केल्विन में मापते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में मापा जाता है। लग रहा है दोस्तों अभी तक मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी चीज़ बताई जा रही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हॉर्स पावर जो बोलते हैं उसे अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो आप सभी को पता होगा 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है। अभी देखा डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है या ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। तो हेनरी क्या है ये हेनरी है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व की इकाई, प्रेरकत्व की इकाई जो है उसे कहते हैं हेनरी। ठीक है दोस्तों, वहीं टेस्ला, टेस्ला क्या है, टेस्ला होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल में तैरना, क्वेश्चन कह रहा है जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का उदाहरण है, लेकिन यहाँ हम न्यूटन की गति के कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे कि न्यूटन की गति के कौन कौन से नियम होते हैं। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं, 3। न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे
वो दिए थे 3। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम ये था कि जब कोई वस्तु गतिशील है या कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो वो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक या तो विरामावस्था में रहेगी या फिर गतिशील रहेगी, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं प्रथम नियम को ही। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी इसे ही कहते हैं। और प्रथम नियम से हमें क्या पता चलता है? प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको डिक्टिव क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और हर क्वेश्चन आपको ऐसे डिटेल में कराया जाएगा। तो प्रथम नियम से हमें क्या पता चलता है? बल की परिभाषा का पता चलता है प्रथम नियम से। तो जड़त्व के जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो प्रथम नियम के होते हैं। जैसे कंबल झाड़ने पर उसकी धूल निकल जाती है, जैसे चलती हुई गाड़ी से कूद रहा है कोई व्यक्ति, या फिर जब गाड़ी चल रही है आगे ब्रेक लगेगी तो आदमी आगे की तरफ, जो भी सवारी बैठी हुई होती है वो आगे की तरफ झुक जाती हैं, और गाड़ी एक साथ खड़ी हुई है, अगर चल रही है एक साथ चलने लग जाएगी खड़ी हुई गाड़ी, तो पीछे की तरफ झटका लगता है। ये सभी प्रथम नियम के उदाहरण हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है आपका? द्वितीय नियम से हमें बल का मात्रक मिलता है, F = ma। ये द्वितीय नियम से प्राप्त होता है हमें। तो पूछ लेता है F = ma में किससे प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें ये प्राप्त होता है। द्वितीय नियम कहता है वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये द्वितीय नियम कहता है। और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का जो नियम होता है उसे कहते हैं तृतीय नियम। जैसे कोई व्यक्ति नाव से उतर के आ रहा है, तो जैसे वो नाव से उतरेगा और नाव से उतरेगा जैसे ही, तो नाव पीछे की तरफ गति करती है थोड़ी। वो किसके कारण करती है? वो तृतीय नियम के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। नाव पीछे को जाएगी, व्यक्ति आगे की तरफ आएगा। रॉकेट का जो उड़ान होता है वो भी तृतीय नियम पर डिपेंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों नियम पता चल गए। और न्यूटन का जल में तैरने वाला न्यूटन किस नियम का उदाहरण है? ये तृतीय नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 पाउंड में ग्राम पूछ रहा है, कितने होंगे? तो 1 पाउंड में ग्राम हो जाएंगे दोस्तों 453 ग्राम। कितने? 453 ग्राम हो जाएंगे 1 पाउंड में, 453 ग्राम। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित? तो पता है आपको, माइक्रोफोन। जनित्र का क्या काम है फिर? जो जनरेटर जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर। तथा विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत मोटर जो होती है वो आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो जनरेटर का जो अपोजिट वर्क होता है वो विद्युत मोटर का होता है। नेक्स्ट, रॉकेट का उड़ान किस सिद्धांत पर आधारित है? अभी बताया था, रॉकेट का उड़ान जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे तृतीय नियम जो होता है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। यहाँ हम कुछ चीज़ें और देखेंगे, जैसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कौन सा नियम आधारित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, इस पर आधारित होता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसे लूप का नियम भी कहते हैं। पास का नियम या बंद का नियम, लूप का नियम, यानी कि लूप जो बंद हो जाता है उसमें जो लगता है वो वाला। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कौन सा आधारित है? वो है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ जो होता है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है। हमने अभी देखा था पीछे, न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। उसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है, जिससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि किसी वस्तु की गति को दुगना कर दें तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कह रहा है वस्तु
की गति वेग जो है वो 2v कर दिया गया है। तो गतिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वैल्यू रख देंगे हाफ, एम की जगह एम रख देंगे, वी की जगह पे 2v रख देंगे, 2v का होल स्क्वायर। तो 2v का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम 2 दूनी 4 वी स्क्वायर। तो कितना गुना हो जाएगा? ये 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहीं तक आज हमने 16 क्वेश्चनों को शामिल किया है अपने पहले प्रैक्टिस सेट में। ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट थोड़ा और बढ़ाते चले जाएंगे। ये अभी हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था, फिर आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे प्रैक्टिस सेट में, जिनमें हम डिटेल तरीके से देखेंगे। हर एक क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें डिटेल तरीके से देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। अलग फैक्टों के साथ साथ हम 16 क्वेश्चन में अगर हम 4 ऑप्शन देख रहे हैं तो 64 क्वेश्चन हो गए हमारे, यानी कि हम थोड़े से टाइम में 64 क्वेश्चन बड़े अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। लेकिन 64 क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ थ्योरी भी देख लेंगे, जिस क्वेश्चन में ज़रूरी होगा वहाँ थ्योरी भी देख लेंगे, और जिस क्वेश्चन में थ्योरी ज़रूरत नहीं है वहाँ हम क्वेश्चन ही देखते चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपको बस देखना है, अपना ऑप्शन बताना है, कमेंट करना है अपने ऑप्शन को कि आपका ऑप्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों डेली साइंस प्रैक्टिस करेंगे हम। जो साइंस जिस किसी भी एग्जाम में आती है, हर एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेज रहेंगी, डिटेल सॉल्यूशन रहेगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट रहेंगे। ये तो आपका पहला प्रैक्टिस सेट था, तो ये मिसलेनियस था, लेकिन आगे जो भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे वो सभी चैप्टर वाइज रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों।